हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यादवेंद्र और आप अटेंड कर रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर मंथली करंट अफेयर का एक सेशन, जिसमें कि मैं लेकर आया हूं मई 2025 के चुने हुए 200 एमसीक्यूज। मतलब यह कि पूरे महीने के करंट अफेयर्स में से बहुत छांटकर चुनकर इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज जो हैं आज हम रिवाइज करने वाले हैं, है ना। तो आपका महीने भर का रिवीजन भी होगा और आपको चुनिंदा क्वेश्चन पता चलेंगे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो किसी कारण से पूरा मई मंथ रिवाइज नहीं कर पाया है या क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया है, तो केवल एक सेशन में जो है पूरे मई महीने के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फर्राटेदार स्पीड से करते हैं शुरू मई महीने के क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किस मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गाइडलाइंस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, है ना, गाइडलाइंस जो है के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो पोर्टल भी लॉन्च किया है, गाइडलाइंस भी लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 4 ऑप्शन है आपके पास: पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राजीव चंद्रशेखर या धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। क्या है? अश्विनी वैष्णव जो है बेसिकली करेक्ट आंसर है। अश्विनी वैष्णव साहब ने ये पोर्टल भी लॉन्च किया है, गाइडलाइंस भी लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के लिए, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। फिर इसके लिए जो बजट रखा गया है वो कितना रखा गया? फंड जो रखा गया 22,919 करोड़ रुपए का फंड जो है वो बेसिकली रखा गया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। आवेदन जो है इसके लिए 1 मई 2025 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार जो है वो किए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान, कौन सा ऐसा भारतीय संस्थान है जिसके स्टूडेंट की जो एक फिल्म है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, है ना, ये कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है लॉ सिनेफ सेक्शन में चुनी गई थी। कौन सी जो है इंस्टीट्यूशन का छात्र है जिसकी फिल्म चुनी गई थी? तो आपके सामने है ऑप्शन एफटीआई पुणे या फिर एसआरएफटीआई कोलकाता या फिर विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो सही जवाब है एसआरएफटीआई कोलकाता। क्लियर है ना। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक स्टूडेंट जिसकी फिल्म अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले ये कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सयानी दास हाल ही में किस चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? है ना, सयानी दास का फोटो आप देख रहे हैं। इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल, नॉर्थ चैनल, कुक स्ट्रीट। तो सही जवाब दोस्तों इसका है, राइट आंसर इज नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी सयानी दास। आपको बता दें कि ये जो नॉर्थ चैनल है ना, बेसिकली ये आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 38 किलोमीटर की दूरी जो है वो सयानी दास ने पार की है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 जो है 11वीं ब्रिक्स और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? है ना, तो भारत, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ब्राजील। ब्राजील की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी 11th, है ना, ब्रिक्स और श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो है बैठक थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बात की जाए कि भाई हमारी तरफ से कौन गए थे। तो श्रम रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जो है वो भारत की तरफ से यहां पर गई थी, है ना। और ब्राजील में 11th ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है या दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है, द राइट आंसर इज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिड़ला को, है ना, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद
रिसेंटली आप अवार्ड देखेंगे तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड जो है, ये अवार्ड दिया गया किसको, तो अच्युत सामंत को दिया गया, है ना। फिर इसके बाद बात करें तो ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिस कोलेबरेशन इन सर्न बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स टीम को दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो नाइटहुड फॉर द सर्विस टू क्रिकेट, ये जो है ब्रिटेन में पुरस्कार दिया गया किसको, जेम्स एंडरसन को, नाइटहुड का पुरस्कार क्रिकेट में सेवाएं देने के लिए। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ये पुरस्कार जो है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और श्रीलंका मित्र विभूषण जो है सम्मान, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, मित्र विभूषण सम्मान, है ना, किसी भी फॉरेन हेड के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रीलंका का। कौन सा देश 10वां महिला फीफा विश्व कप जो है वो 2027 में होस्ट करेगा, कौन सा देश है जो 10वां महिला फीफा विश्व कप जो है 2027 में होस्ट करेगा। और दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो क्या है, जल्दी से बताइए। और दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है, तो इसका सही जवाब जो है वो होने वाला है ब्राजील। ब्राजील इज द राइट आंसर, ब्राजील जो है वो करेक्ट आंसर है। ब्राजील जो है वो क्या करेगा, 2027 में 10वां फीफा विश्व कप जो है वो होस्ट करेगा। दोस्तों 9वां फीफा विश्व कप जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने संयुक्त जो है मेजबानी की थी। और 1991 में चाइना ने पहली बार जो है पहला महिला फीफा विश्व कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो महिला फीफा विश्व कप की जो डेट्स है ना वो आप याद जरूर कीजिए ध्यान से, है ना, क्योंकि ये जो है एग्जाम में 100% पूछी जाने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते, भारत ने योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, राइट आंसर इज 83 स्वर्ण पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। अगर आप बात करें कि टोटल ओवरऑल मेडल जो है वो हमने कितने जीते हैं, तो 87 मेडल, टोटल 87 मेडल जीते हैं, 87 मेडल टोटल हमारे जीते गए हैं एशियन योगासन चैंपियनशिप में, एशियन योगासन चैंपियनशिप में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, द राइट आंसर इज 26 ऑफ अप्रैल, 26 अप्रैल को यह मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। हालांकि हम लोग मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन इसकी चर्चा न्यूज़पेपर्स में रही, इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। 1986 में यह आपदा हुई थी और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की आपदा थी और अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट की आपदा इसको या दुर्घटना जो है इसको माना जाता है। चेरनोबिल डिजास्टर जो है ये कहां, यूक्रेन में हुआ था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ डे जो है बेसिकली 28 अप्रैल को मनाया गया। अब आगे बात करें तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किसे प्राप्त हुआ, मधुसूदन साई, रातू बेसिकली नेकमा या फिर श्री सत्य साई, या किसको प्राप्त हुआ, तो सही जवाब जो है वो क्या है, मधुसूदन साई। मधुसूदन साई को जो है हाल ही में फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, है ना, क्योंकि फिजी में जो है बेसिकली इन्होंने एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना करवाई थी मधुसूदन साई ने, है ना। फिर बात करें तो भारत में 2011-12 तक अत्याधिक गरीबी में जो प्रतिशत है ना, कितने प्रतिशत की कमी आई है 2011-12 से लेके 2022-23 तक, है ना। अत्याधिक जो गरीबी होती है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है यहां पर, है ना। 10 से 2.3% है, फिर 16.2 से 2.3% है, 20 से 2.3% है, 25 से 2.3% है। तो सही जवाब है, द राइट आंसर इज 16.2% टू 2.3%, मतलब इतनी पहले 2011-12 में जो अत्याधिक गरीबी थी वो 16.2% थी, जो अब कम होकर 2.3% हो चुकी है ना, 11-12 से 22-23 के बीच में। ये एक अच्छा जो है वो साइन है भारत के लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है फिच के अनुसार भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है 2025-26 के लिए वो क्या है। फिच जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, न्यूयॉर्क बेस्ड रेटिंग एजेंसी है,
है ना। और ये रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि भैया 2025-26 में इंडिया की ग्रोथ रेट 6.4% रहने वाली। कितनी रहने वाली है? फिच की याद रखेंगे, कितनी रहने वाली है? 6.4% रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में एक सेमी जो है क्रायोजेनिक इंजन का जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट किया है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट जो है वो कहां पर किया गया? बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, हैदराबाद या पुणे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ये बेसिकली एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर काम कर लेते हैं। तो ये हॉट टेम्परेचर पर ये हॉट टेस्ट किया गया इसका, तो ये कहां किया गया है? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में ये टेस्ट जो है वो किया गया है, जो बेसिकली हमारे रॉकेट्स में ये इंजन जो है वो यूज होगा। अब इसके बाद फिर बात करते हैं, मार्च 2025 में भारत का जो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक है, मार्च 2025 में हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कितना रहा? मतलब ये कि देश में जो उत्पादन होता है वो उत्पादन का जो ग्रोथ रेट है ना, उसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये मार्च में कितना रहा? जैसे महंगाई का हम महीने का आंकड़ा निकालते हैं, याद करते हैं, वैसे ही उत्पादन का भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सही जवाब है 3%, 3% जो है वो मार्च में रहा, है ना। थोड़ा सा अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो एग्जैक्ट फिगर्स जो यहां पर लिखे हुए हैं, देखो जनवरी में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना रहा? 5%, फरवरी में कितना रहा? 2.9%, मार्च में कितना रहा? 3%, और अप्रैल में कितना रहा? 2.7%, है ना। तो बेसिकली जनवरी में सबसे बेहतर था, है ना, अभी थोड़ा कम हो गया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नए सीईओ कौन बने? आपको पता है भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि भैया सेमीकंडक्टर मिशन जो है बड़ा तगड़ी स्पीड से हमें आगे बढ़ाना है, हम अपनी सेमीकंडक्टर चिप जो है इस साल बेसिकली प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा जो है अभी हाल ही में हमारे केंद्र के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ जो है अमितेश कुमार सिन्हा बने। कौन बने हैं? अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा जो है सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बने। ठीक है, अमितेश कुमार सिन्हा, ध्यान रखिए। सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2021 में। कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था। आरबीआई के द्वारा बीआईएस अनुपालक नोट छटाई मशीन, है ना, मतलब बीआईएस कॉम्प्लिएंट, है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के हिसाब से जो कह सकते हैं कि सॉरी जो है वो जो नोट छटाई मशीन जो है वो कब तक लगाई जानी है बैंकों में? नए मॉडल की, या ये कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की नोट छटाई की मशीन कब तक लगानी है बैंकों को, इसके लिए नई डेडलाइन दे दी गई है। तो वो डेडलाइन क्या है? वो 1 अगस्त है, 31 दिसंबर है, 1 जुलाई है, या 1 नवंबर है, या 15 अक्टूबर है? तो सही जवाब क्या है? 1 नवंबर 2025। बैंकों को 1 नवंबर 2025 तक जो है बेसिकली अपने यहां बीआईएस कॉम्प्लिएंट नोट सॉर्टिंग मशीन जो है वो लगा लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब इंडिया के नए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बने? तो भाई यूट्यूब इंडिया के नए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बने? गुंजन सोनी। गुंजन सोनी बने, ध्यान रखेंगे, है ना। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, हाल ही में 2025 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरईसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। कौन चुने गए? जितेंद्र श्रीवास्तव चुने गए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम लोग जो है मंथली रिवीजन कर रहे हैं, है ना, और चुनिंदा 200 क्वेश्चंस हैं मई महीने के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर किसी कारण से मई महीने में पढ़ाई नहीं हो पाई या फिर आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं तो इस एक सेशन में पूरे महीने के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहां पर चुनिंदा एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या ये कह सकते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष जो है वो कौन बने? जितेंद्र श्रीवास्तव। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि भैया अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक सौदा हुआ, 63,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? रफेल जो है मरीन, रफेल मरीन जो है वो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। 26 जो है रफेल मरीन हम खरीद रहे हैं, और जिनकी कुल कीमत कितनी है? तो जिनकी कुल कीमत है 63,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 63,000 करोड़ रुपए जो है इसकी टोटल कीमत है। ठीक है, 26 रफेल मरीन विमान जो है वो हम खरीद रहे हैं। काफी सारा डिटेल जो है मैंने यहां पर दिया हुआ है
है ना, और ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से भी बेस्ट और सक्षम जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर बात करें तो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में जो है बेसिकली उपभोक्ताओं से संबंधित कितने प्रमुख सर्वेक्षण किए। दोस्तों आपको बता दूं, अभी बेसिकली रिसेंटली जून में आरबीआई ने क्या किया, तो जून में आरबीआई ने जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिसेंटली क्या कर दिया, में पॉलिसी रेट कम कर दिया। हमारा रेपो रेट जो 6% था उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कमी लाते हुए अब हमारा रेपो रेट कितना हो गया, 5.5% हमारा रेपो रेट हो गया है। तो ये किस सर्वेक्षण के आधार पर किया गया, तो इसके लिए 3 सर्वे किए गए थे। कितने सर्वे किए गए थे, 3 सर्वे जो है बेसिकली किए गए थे, है ना। और आपको बता दूं कि ये जो 3 सर्वे हैं वो आरबीआई ने किए थे, 3 मेजर सर्वे। और बेसिकली ये जो 3 सर्वे हैं, इनमें पहला जो सर्वे था इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब ये कि महंगाई से उनकी क्या उम्मीदें हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो बेसिकली हमारे नागरिक हैं, जो बेसिकली उपभोक्ता हैं, है ना, उनका बेसिकली महंगाई को लेकर जो है 19 शहरों में ये सर्वे किया गया। IESH सर्वे था, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, पहला सर्वे। दूसरा सर्वे अर्बन कंसर्न कॉन्फिडेंस सर्वे, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जल्दबाजी में गलत शब्द बोलना गलत है, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, है ना। एक सर्वे ये किया गया कि शहरी जो है परिवारों को क्या लगता है ना। रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रूरल कंज्यूमर्स को क्या लगता है कि भैया आर्थिक स्थिति देश की कैसी है, नौकरियों का स्तर कैसा है, मूल्य स्तर कैसा है, आय वगैरह कैसी है ना। तो गांव के और शहर के लोगों को क्या लगता है, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, है ना। और दूसरा ये कि भैया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, जो परिवारों को जो है महंगाई से क्या उम्मीदें लगती हैं, महंगाई की स्थिति उन्हें कैसी लगती है, इसको ये 3 सर्वे जो है वो आरबीआई ने किए थे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो भैया भारत में जल पुनर्चक्रण सुविधा के लिए पहला प्रमाणित ग्रीन, है ना, पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा, किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ग्रीन जो है वो कह सकते हैं कि वाटर रिसाइकलिंग के लिए, ग्रीन वाटर रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने हाल ही में बॉन्ड जारी किया, कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो सही जवाब जो है गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम जो है देश की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने की वाटर रिसाइकलिंग के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है ना, गाजियाबाद नगर निगम, GNN जिसे हम बोल रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये करीब 150 करोड़ रुपए है, इससे जो है वो गाजियाबाद नगर निगम ने जुटाए हैं ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए। फिर बात करते हैं, अगला जो है वो क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम AI बेस्ड जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो सही जवाब इसका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, दोस्तों ध्यान रखेंगे, है ना। और इसके बाद फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश का, भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना, है ना, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया है, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। तो सही जवाब है, द राइट आंसर इज, सही जवाब जो है वो क्या है, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। क्या है, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कहां पर है, तो केरला में, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहां पर है, केरला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है भैया, इसमें एक चीज आप जरूर याद रख लीजिए कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है परियोजना में वो 8,867 करोड़ रुपए, 8,000, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर 8,867 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया। आगे बात करते हैं, हु रिलीज द इनहैंसिंग MSMEs कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट, इनहैंसिंग MSMEs कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, मतलब ये कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जो है बेसिकली क्या करना है, या क्या कैसे वो बढ़ रही है, ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो सही जवाब जो है, राइट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही है उस पर रिपोर्ट पब्लिश की है नीति आयोग ने, है ना।
नीति आयोग जिसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, है ना, और बीवीआर सुब्रमण्यम उसके सीईओ हैं। फिर उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसमें जो आपको आंसर नाम जो दिख रहे हैं, इसमें सही जवाब जो है एयर मार्शल नर्मदेश्वर, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अब बन गए। आपको पता है कि हमारे जो एयर स्टाफ के चीफ हैं, मतलब जो एयर मार्शल हैं, वो कौन है? एयर चीफ मार्शल। तो एयर चीफ मार्शल है हमारे अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो हमारी एयरफोर्स के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगला है वेव्स 2025 का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, है ना? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन जो है वो बेसिकली किया गया कहां पर? तो आप सब जानते हैं मुंबई में आयोजित किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन 1 से 4 मई के बीच जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। फिर आगे बात करते हैं, किस संगठन ने भूमि पत्तन प्राधिकरण के साथ 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की? मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एग्रीमेंट किया है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एट 26 लैंड पोर्ट्स? जितने भी हमारे लैंड पोर्ट्स हैं, जमीनी बंदरगाह हैं, वहां पर बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए एग्रीमेंट किया है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, है ना? तो कौन सा बैंक है? तो सही जवाब जो है वो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनपीसीआई द्वारा जारी 2025 के सर्कुलर के अनुसार यूपीआई, है ना, चेक ट्रंकेशन स्टेटस एपीआई के लिए नया प्रतिक्रिया समय जो है वो कितना है? चेक ट्रंकेशन स्टेटस, है ना, चेक ट्रंकेशन स्टेटस अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया जो चेक है जो बेसिकली अभी किस स्थिति में है ना, तो चेक ट्रंकेशन स्टेटस के लिए जो है यूपीआई के जो है कह सकते हैं कि चेक ट्रंकेशन स्टेटस के लिए मतलब यूपीआई में जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, तो उसको जानने के लिए जो है बेसिकली प्रतिक्रिया समय कितना हो गया? तो सही जवाब है 10 सेकेंड। कितना है सही जवाब इसका? 10 सेकेंड। चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस है। मुझे बेसिकली एक बार अपने आप को करेक्ट में कर लेता हूं। बेसिकली इसको मैं सीटीएस पढ़ रहा था, ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है जहां पर चेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाता है, लेकिन ये जो है चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस है। मतलब ये कि यूपीआई में जो आपने पैसा ट्रांजैक्शन किया है उसका स्टेटस जानने के लिए अब जो प्रतिक्रिया समय है वो कितना कर दिया गया है एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो 10 सेकेंड कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? इसे 10 सेकेंड कर दिया गया है। ये देखिए यहां पर चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है पहले 30 सेकेंड जो है इसका टाइम था पुराना, अब 10 सेकेंड कर दिया गया है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन रिवर्सल जो है वो 30 सेकेंड की जगह फिर से वही 10 सेकेंड हो गया, डेबिट और क्रेडिट। फिर इसके बाद बात करें तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे फंक्शन जो है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे फंक्शन जो है वो 30 सेकेंड की जगह 15 सेकेंड कर दिया गया है। पहले ये सारी टाइमिंग 30 सेकेंड थी, है ना, तो इसमें बेसिकली ट्रांजैक्शन स्टेटस 10 सेकेंड का कर दिया है चेक करने का, ट्रांजैक्शन रिवर्सल भी 10 सेकेंड का कर दिया है। अच्छा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस जो है ये 15 सेकेंड कर दिया है, और वैलिडेट एड्रेस जो है 15 सेकेंड की जगह 10 सेकेंड कर दिया है ना। तो ध्यान रखेंगे 3 10 हो गए हैं, 3 जो है पैरामीटर उनको 10 सेकेंड के लिए कर दिया, और एक जो आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला है वो 15 सेकेंड कर दिया। आगे बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी मात्रा में सोना खरीदा, जो पिछले 7 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी खरीद है? आपको बताना है वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने कितनी मात्रा में सोना खरीदा, जो पिछले 7 साल में सबसे बड़ी खरीद जो है वो बन गई। तो सही जवाब है द राइट आंसर इज 57.5 टन। 57.5 टन सोना जो है वो भारत ने खरीदा है पिछले 1 साल में या फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक है भाई, और इसकी वजह से जो है वो हमारा जो कह सकते हैं कि गोल्ड रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना हो गया है 879.6 टन, है ना, जो पहले 822 था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और इसमें कितना हो गया 879.6 टन।
दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 2024 में टोटल कितनी सहायता दी, कितनी मदद दी या कितना लोन दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024 में कितनी मदद दी, तो भैया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $5 बिलियन की मदद दी है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। और मसातो कांडा जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। 69 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं और 1966 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर बात करते हैं वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग और निपटान समय की सीमा करने वाले आरबीआई कार्य समूह की अध्यक्षता किसने की। क्लियर है, मतलब ये समय सीमा की जो है समय की समीक्षा करने वाले आरबीआई कार्य समूह की अध्यक्षता किसने की। हु चेयर्ड द आरबीआई वर्किंग ग्रुप दैट रिव्यूड ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जो एक साल का बाजार होता है ना, जिसे मुद्रा बाजार कहते हैं, तो मुद्रा बाजार का है ना, मुद्रा बाजार का जो है बेसिकली कह सकते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट का, या जो है वो कहते हैं कि पूंजी बाजार का जो है बेसिकली टाइम बेसिकली रिवाइज करने के लिए जो है वो कौन सी कमेटी बैठाई गई आरबीआई के द्वारा। तो सही जवाब जो है वो क्या है, राधा श्याम राठौर। राधा श्याम राठौर जो है अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमेटी विच विल डिसाइड द टाइमिंग्स, है ना, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार में चाहे वो मुद्रा बाजार हो, पूंजी बाजार हो, उसमें ट्रेडिंग और सेटलमेंट की टाइमिंग जो डिसाइड कर रही है वो कौन कर रही है, राधा श्याम राठौर कमेटी जो है वो कर रही है। ठीक है भाई। अच्छा, इसने क्या किया है कि भैया जो ट्रेडिंग का समय है वो शाम को 7 बजे तक बढ़ाने का जो है वो इसने क्या किया, सिफारिश की। आपसे पूछा जाए कि राधा श्याम राठौर कमेटी ने फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, जिसमें कि आपका ट्रेजरी बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, या फिर उसके बाद शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब जो भी लेन देन होता है, ट्रेडिंग होती है, तो इसका समय जो है वो 7 बजे तक करने का बेसिकली उसमें सुझाव या कह लें कि सिफारिश की है। फिर उसके बाद व्हाट वाज द मॉनेटरी पॉलिसी पेनल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक इन मई 2025। आईसीआईसीआई बैंक पर मई 2025 में जो है वो कितना जुर्माना लगाया गया केवाईसी नियमों और साइबर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। तो सही जवाब है 97.8 लाख करोड़ रुपए। कितना है, 97.8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, अगला जो है वो है क्या, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या रही। तो S&P के मुताबिक जो है 2026-27 के लिए हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.5% रहेगी। मतलब इस साल नहीं, अगला साल, अगला फाइनेंशियल ईयर जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.5% रहेगी। बहुत अच्छी बात है ना। और नेक्स्ट है, अगला है, एक मिनट बच्चों। हाँ, हम बात कर रहे थे व्हाट वाज द ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन जो रहा वो कितना रहा। अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ है अप्रैल में, तो वो कितना रहा। तो सही जवाब है 2.37 लाख करोड़ रुपए, 2.37 लाख करोड़ रुपए अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका मंथ वाइज जीएसटी कलेक्शन मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है ना। जैसे 1.96 लाख करोड़, 1.84 लाख करोड़, 1.9614 लाख करोड़, है ना, मार्च में भी रहा। फिर उसके बाद अप्रैल में 2.36 है ना लाख करोड़ रुपीस, और यहां पर जो है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस जो है वो जीएसटी कलेक्शन हुआ मई 2025 में, है ना। तो ये मंथ वाइज पूरा दिया हुआ है, तो आपको ये याद करना है क्योंकि मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है वो पूछा जाता है। फिर इसके बाद बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों कई सारी योजनाएं ऑप्शन में लिखी है, श्रमिक कल्याण, लेबर सुरक्षा, अंत्योदय श्रमिक, ग्रामीण सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा मिशन। तो सही जवाब जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ठीक है।
फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किस संगठन के साथ हाथ मिलाया है? तो भैया डाक विभाग ने मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट ने एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में हाथ मिलाया ताकि म्यूचुअल फंड में निवेश प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित हो रहे विजनजम पोर्ट परियोजना में कौन सी निजी कंपनी शामिल है? कौन सी प्राइवेट कंपनी शामिल है? तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स ने जो है वो केरला सरकार के साथ मिलकर विजनजम पोर्ट को जो है वो डेवलप किया है, जो पहला डीप सी जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो इंडिया का है, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। फिर इसके बाद बात करें तो नीति आयोग और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में वित्त पोषण में कितना अंतर है ना, मतलब फाइनेंसिंग गैप जो है वो कितना है कि भाई कितना एमएसएमई को फाइनेंस चाहिए और कितने परसेंट मिल पा रहा है, कितने परसेंट की पूर्ति हो पा रही है? तो सही जवाब है 19%। मतलब एमएसएमई को अगर 100 रुपए चाहिए तो एमएसएमई को सिर्फ 19 रुपए ही मिल पा रहे हैं, ऐसा नीति आयोग और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट ये कह रही है ना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो क्या है? तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करने वाली वो संस्था है जो प्राइवेट कंपनियों को लोन देती है। फिर इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फेरी जहाज जिसे हल 096 कहा जा रहा है, ये कहां से कहां चल रहा है, कहां से किस किस रूट पर चलेगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक जहाज है ना। तो ये ब्यूनस आयरेस मतलब अर्जेंटीना की कैपिटल से जो है ये बेसिकली उरुग्वे, कहां पर चलेगा? ये उरुग्वे चलेगा, उरुग्वे और ब्यूनस आयरेस के बीच में चलेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के पद पर किसे जो है वो अनुशंसित किया गया? द राइट आंसर इज संजय जोशी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो सीएमडी है वो कौन बनाया गया है? संजय जोशी बनाए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने पहले कितनी महिलाएं जो है डॉक्टर पूनम गुप्ता से पहले कितनी महिलाएं डिप्टी गवर्नर बन चुकी हैं? 2, 4, 3, 5 या 6? तो सही जवाब है 3 महिलाएं डॉक्टर पूनम गुप्ता से पहले डिप्टी गवर्नर बन चुकी हैं। 3 महिलाओं के नाम केजे उदेशी है, श्यामला गोपीनाथ है और उषा थरोट है। अब बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। फिर बात करें तो भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के नए निदेशक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नए डायरेक्टर जो है वो कौन बनाए गए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? है ना, तो डायरेक्टर जनरल और सीईओ बनाए गए हैं। द राइट आंसर इज श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, है ना, जिसमें ज्ञान है ज्ञानेश्वर, वो ही जो है वो कॉर्पोरेट मामलों को संभाल सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दोस्तों बैडमिंटन के लिए खेल रत्न हाल ही में रिसीव किया किसने किया? तो भैया देखो आपको बता दूं कि इन्हें बेसिकली पुरस्कार मिलना चाहिए था 2024 में, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के कारण ये उसे रिसीव नहीं कर पाए। तो अभी जो है इस साल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन जोड़ी है, भारत की सुपरस्टार जोड़ी है, इसको जो है वो खेल रत्न मिला है, ये 2024 के लिए मिला है ना। बाकी आपने देखा होगा मनु भाकर हो गए या डी गुकेश हो गए, है ना, या फिर जो है वो हरमनप्रीत सिंह हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, 4 को खेल रत्न 2025 के लिए मिला, लेकिन 2023 के लिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, ये जो बेसिकली AIFF अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ मतलब ये कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट कोच का अवार्ड किसको दिया गया? तो खालिद जमील को। बेस्ट कोच का अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में किसको दिया गया? खालिद जमील को दिया गया है। फिर वही बात करें तो फीमेल में जो है फीमेल कोच सर्वश्रेष्ठ कौन घोषित की गए? सुजाता कर जो है फीमेल कोच घोषित की गए। फिर उसके बाद भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में किस देश के साथ नवीनीकृत MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? है ना, तो नवीनीकृत मतलब है कि फिर से रिन्यू किया है। तो एनर्जी जो है या ऊर्जा क्षेत्र पर जो हस्ताक्षर है वो किसने किए हैं? तो सही जवाब है डेनमार्क ने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? डेनमार्क ने। डेनमार्क और भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो है फिर से जो है अपना समझौता आगे बढ़ाया है। फिर उसके बाद IBM और TCS दोनों का मिलकर क्वांटम वैली टेक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दोनों का क्वांटम वैली टेक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है अमरावती, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या पुणे। तो सही जवाब है अमरावती, आंध्र प्रदेश।
जो पहली रिन्यूएबल सिटी भी, रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिटी भी बनेगी। दुनिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश बन रही है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा रहा? क्यूएस मतलब क्वैक्वारेली साइमंड्स, है ना। एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष एमबीए संस्थान जो है वो कौन सा रहा? तो आईआईएम बेंगलुरु। आईआईएम बेंगलुरु करेक्ट है। आगे बात करते हैं, हु फाउंडेड द लाफ्टर योगा मूवमेंट? तो भैया डॉक्टर मदन कटारिया ने जो है लाफ्टर योगा मूवमेंट की शुरुआत की थी, है ना। और उसके बाद से जो है बेसिकली ये वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करते हैं, कोल माइनर्स डे जो है बेसिकली मनाया जाता है 4 मई को। 4 मई को क्या मनाया जाता है? कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। क्वांटम वैली टेक पार्क जो बन रहा है, अमरावती में बन रहा है और आईबीएम और टीसीएस मिलकर बना रहे हैं, तो इसमें जो प्रोसेसर होगा वो कौन सा होगा? कौन सा वाला प्रोसेसर होगा इसमें? तो इसमें जो प्रोसेसर होगा वो होगा 156 क्यूबिट हेरोन, है ना। 156 क्यूबिट हेरोन जो है ये क्वांटम वैली टेक पार्क में प्रोसेसर जो है वो यूज किया जाएगा। उसके बाद भारत क्रिस्पर कैस तकनीक से जीनोम एडिटेड राइस जो है वो भारत ने डेवलप किए हैं। किसने डेवलप किए हैं? भारत ने। इंडिया जो है वो जीनोम टेक्नोलॉजी से राइस जो है वो प्रोड्यूस करने वाला पहला देश बन गया है। क्लियर है? जीनोम टेक्नोलॉजी से 2 तरह के राइस जो है प्रोड्यूस कर रहा है भारत, जीन में परिवर्तन करके। डीआरआर राइस 100 कमला और पूसा डीएसटी राइस 1, ये 2 कैटेगरीज हैं जो कि बेसिकली भारत ने डेवलप की है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से। फिर बात करते हैं आगे, भारत का पहला एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु? राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है गोल्ड सिक्का। क्या नाम है? गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी ने भारत का पहला एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम जो है वो लॉन्च किया है ना। उसके बाद फिर बात करें तो बाल शोषण के खिलाफ सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया है कि बच्चों को जो है शोषण से बचाना है। तो बाल शोषण के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम क्या है? मेघ चक्र, कार्बन, ऑपरेशन कार्बन, हॉक या नेस्ट? तो सही जवाब है ऑपरेशन हॉक। आपसे पूछा जाए किसका ऑपरेशन है? ऑपरेशन हॉक सीबीआई का ऑपरेशन है और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए जो है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन हॉक चलाया गया है। आगे बात करें तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है भैया? तो स्वामित्व योजना काफी चर्चा में रही। वर्ल्ड बैंक में अभी हाल ही में जो लैंड कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इस योजना को भी जो है प्रदर्शित किया गया। भारत की तरफ से एक आदर्श योजना ये बनके उभरी, है ना। इसके लिए भारत को रिकॉग्निशन भी मिला। और लीगल रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप, जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिलना, एट द सेम टाइम जिनके पास अपनी जमीन के दस्तावेज नहीं है उनको प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दिलाना बेसिकली स्वामित्व योजना का उद्देश्य है। दोस्तों स्वामित्व योजना का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो यूएई मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन 2025? भारत और यूएई के बीच 2025 में हुआ सैन्य अभ्यास क्या है? तो भैया भारत और यूएई के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ डेजर्ट साइक्लोन उसका नाम है और ये राजस्थान में आयोजित किया गया है ना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान में आयोजित किया गया डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा की गई नई सड़क दुर्घटना योजना के तहत कैशलेस इलाज की राशि कितनी है? अगर सड़क पर दुर्घटना हुई तो केंद्र सरकार या सरकार की तरफ से इलाज कराया जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये कितना है? तो सही जवाब है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो कैशलेस कराया जाएगा अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है नई योजना के अनुसार। फिर इसके बाद किन 2 शहरों को नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी मिली है? तो भैया ये है कोटा और पुरी, है ना। राजस्थान कोटा और उड़ीसा पुरी को नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी मिली है उड़ान योजना के तहत। भारत का पहला इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर जो है वो किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या कह सकते हैं कि किन वाइल्ड लाइफ प्लेसेस को जो है वो जोड़ेगा? तो सही जवाब है कूनो एंड गांधी सागर। कूनो एंड गांधी सागर
विद मुकुंद हिल्स। मुकुंद हिल्स जो है वो आपका राजस्थान में, मुकुंद हिल्स कहां पर है? राजस्थान में। और कूनो और गांधी सागर, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, है ना। तो इनको कनेक्ट करेगा आपका भारत का पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर। ये अच्छे याद करने वाली बात है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो हैदराबाद में आयोजित की गई, है ना। और बेसिकली ओपल सुजाता जो थाईलैंड की हैं वो 72वें मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जो है मिस वर्ल्ड बनी है। इस बार हैदराबाद में आयोजित हुआ था। हालांकि पिछली बार जो है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है मिस वर्ल्ड बनी थी, जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है, लेकिन यह प्रतियोगिता भी भारत में हुई थी, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। फिर आगे बात करें तो केवी सुब्रमण्यम के हटने के बाद आईएमएफ के बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन अपॉइंट किया गया? भाई देखो, केवी सुब्रमण्यम के कुछ विवाद थे, कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो 6 महीने पहले ही वापस बुला लिया गया। उनकी जगह पर परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ बोर्ड में जो है बेसिकली अपॉइंट किया गया है भारत की ओर से। अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट जो है वो है मई 2025 में एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो सही, जब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएफडीसी जो है वो क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अध्यक्ष जो, इसके प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए? विक्रम सहाय, प्रकाश मडगम या अनुराग ठाकुर या संजय जाजू या पंकज शर्मा? तो सही जवाब है इसका बेसिकली प्रकाश मगडम। प्रकाश मगडम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। फिल्म डेवलपमेंट, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। फिर बात करें तो डीआरडीओ और भारतीय जो नेवी, इंडियन नेवी है, इन्होंने हाल ही में इंडिजीनियस माइन बनाई है, वो भी नेवी के लिए बनाई है ना। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने जहाजों और सबमरीन को जो है नष्ट, दूसरों के जहाज और सबमरीन को नष्ट करने के लिए एक माइन बनाई है ना। अगर इनकी रेंज में कोई माइन या दुश्मन का जहाज कोई जो है पनडुब्बी या दुश्मन का जहाज इनकी रेंज में आएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है बेसिकली क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है MIGM, बोले तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन बनाई है डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेना ने मिलकर, जहाजों के लिए और पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए। गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए पैराशूट किस संगठन ने बनाया? गगनयान जो है बेसिकली मिशन है जो कि इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाएगा, लेकिन उससे पहले यह मिशन बिना इंसान को लिए भी जाएगा, और उसके लिए पैराशूट भी किसने बनाया? तो पैराशूट जो है बेसिकली वो ADRD ने बनाया। ADRD बोले तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, है ना। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है वो गगनयान के लिए क्या बनाया गया? गगनयान के लिए पैराशूट जो है वो बनाया गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है भारत का 2025 की UNDP, है ना, भारत का 2025 का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंकिंग क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार? तो भैया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 130वें नंबर पर है। भारत जो है वो कौन से नंबर पर? 130वें पर है। आपको बता दूं 2022 में हम 133वें पे थे और अब 2023 की रिपोर्ट में हम 130वें पे आ गए। मतलब कि मानव विकास में जो है वो 3 पायदान का सुधार हुआ है। आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर जो है वो कौन सा देश रहा, तो सही जवाब है आइसलैंड। कौन सा देश रहा? आइसलैंड जो है वो टॉप पर रहा। उसके बाद फिर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया दोस्तों। आगे बात करें तो किस मंत्रालय ने राज्यों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया? तो भैया 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जो है वो दिया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। हालांकि गृह मंत्रालय जो है पाकिस्तान के साथ धोखा जो है वो हो गया कहीं ना कहीं, है ना, और मॉक ड्रिल समझता रहा पाकिस्तान, लेकिन हो गया ऑपरेशन सिंदूर जो काफी कामयाब रहा, है ना। और उसके बाद फिर बात करें तो व्हाट इज मूडीज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन? मूडी को क्या लगता है इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो मूडी को लगता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% रहेगी। मूडी को क्या लगता है इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी, और वो जो है बेसिकली 2025 में। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, रिसेंटली साधन नाम की जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसने एक MOU साइन किया किस बैंक के साथ?
टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय समावेशन बेसिकली होता है जहां अनबैंक्ड एरियाज हैं या अनबैंक्ड लोग हैं जिनको बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिली हैं, रिमोट एरियाज में जो अनबैंक्ड लोग या एरिया हैं वहां पर सस्ती और किफायती बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बेसिक के लिए साधन नाम की संस्था के साथ किसने हाथ मिलाया है, तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और साधन दोनों ने मिलकर जो है एमओयू साइन किया फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। मूडीज एक्सपर्ट्स इंडियाज जीडीपी टू ग्रो एट 6.5% इन विच ईयर। मूडीज का जो है एक्सपेक्टेशन क्या है कि भैया इंडिया जो है वो 6.5% ग्रो करेगा, किस वर्ष में? मूडी के अनुसार भारत 6.5% की ग्रोथ रेट किस वर्ष में हासिल करेगा, तो 2026 में इंडिया की ग्रोथ रेट 6.5% रहने वाली है, ऐसा मूडी को लगता है। 60,000 करोड़ रुपए के आईटीआई आधुनिकीकरण, है ना, आईटीआई जो है के आईटीआई कॉलेजेस जो होते हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए 60,000 करोड़ की योजना है। इसके तहत कितने युवाओं को स्किल देने का लक्ष्य रखा गया है, कितने युवाओं को जो है स्किल दिया जाएगा, तो सही जवाब जो है वो है 20 लाख, मतलब कि 20 लाख युवाओं को जो है स्किल देने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए? तो फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं, तो भैया सही जवाब जो है वो है जर्मनी, क्योंकि चांसलर तो जर्मनी में ही होता है ना, जो वहां के जो है कह सकते हैं प्रशासन का हेड होता है, सरकार का हेड होता है, वो चांसलर ही होता है, जर्मनी, फ्रेडरिक मर्ज। उसके बाद फिर किस कंपनी ने अफ्रीका में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ हाथ मिलाया? तो एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। कहां पर? अफ्रीका में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने के लिए। हालांकि इंडिया में भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने के लिए लाइसेंस मिल गया है स्टारलिंक को। किसको? स्टारलिंक को जो है बेसिकली लाइसेंस जो है वो मिल गया। अब इसके बाद फिर बात करते हैं, अगला है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत यूके एफटीए के तहत, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वो कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर भारत ड्यूटी जो है वो घटाएगा, है ना। तो डेयरी, विस्की, राइस, टी और कॉटन में से विस्की पर जो है वो प्रोडक्ट बेसिकली टैक्स जो है वो भारत घटाएगा, है ना। दोस्तों भारत के जो है 99 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 99% ऐसे जो है वो निर्यात, जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, रत्न, ऑटो पार्ट्स, जिसमें कि ब्रिटेन पे जो है वो 0 टैक्स लगेगा, ब्रिटेन उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। उसके बदले हमें विस्की, कॉस्मेटिक्स और सेलमन जैसी चीजों पर जो है वो 90% ब्रिटिश वस्तुओं पर जो है हम शुल्क जो है वो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, अच्छी बात है। फिर इसके बाद विच कंट्री वॉन 2025 सुधीरमन कप, बैडमिंटन का कप है सुधीरमन कप, ये किस कंट्री ने जीता है? तो भैया बैडमिंटन का जो सुधीरमन कप है ये चाइना ने जीता है, और आयोजित भी जो है वो ये कहां पर हुआ? चाइना में ही हुआ है। तो 14th टाइटल है ये चाइना का, टोटल 18 एडिशन हुए सुधीरमन कप के, ठीक है। और दक्षिण कोरिया को, साउथ कोरिया को हराकर जो है चाइना ने सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। उसके बाद फिर बात करें तो आरबीआई द्वारा अपने नए ढांचे के तहत किस संगठन को पहला स्वनियामक संगठन नामित किया गया? तो आरबीआई के द्वारा अपने नए ढांचे के तहत किस संगठन को पहला स्वनियामक संगठन जो है वो, मतलब कि सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? देखो भाई, फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को संभालता है आरबीआई, कैपिटल मार्केट को संभालता है सेबी। तो आरबीआई ने मनी मार्केट को संभालने के लिए, पहले वो आरबीआई खुद करता था, लेकिन इसके लिए अब सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या एक एसआरओ जो है वो आरबीआई ने बना दिया, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका फिम्डा, मतलब कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, इसको अपॉइंट कर दिया है कि वही मनी मार्केट के रेगुलेशंस अब आरबीआई की जगह ये संभालेगा, सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद बात करते हैं आईएमएफ की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो जापान इसका आंसर है, बच्चा अब जानता है। और इंडिया की जो बेसिकली जो जीडीपी है वो 4.19 ट्रिलियन डॉलर जो है हो चुकी है, और हमने जापान को 4.18 ट्रिलियन डॉलर जिसकी जो है जीडीपी का साइज है उसको हमने हरा दिया।
है ना। फिर आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यूपीआई क्यूआर कोड्स में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई, यूपीआई का एक्सेप्टेंस कितना परसेंट बढ़ा, तो सही जवाब है 91.5% की ग्रोथ हुई है। क्लियर है, वृद्धि हुई है इतनी 2024-25 में पहले के कंपैरिजन में। क्लियर है ना। मतलब ये कि टोटल अगर आप बात करें तो जो क्यूआर कोड्स का जो यूज है वो बढ़ा है और वो लगभग 657 मिलियन पहुंच गया है। 657 मिलियन जो है ये पहुंच गया है और ये 2023-24 के कंपैरिजन में 91.5% की वृद्धि इसमें हुई है। सेबी के द्वारा संरक्षित ऋण साधनों, है ना, मतलब कि सिक्योरिटाइज्ड, है ना, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, के लिए न्यूनतम निवेश सीमा, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश सीमा जो है वो कितनी निर्धारित कर दी, न्यूनतम मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में कम से कम इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सेबी ने जो है कितना निवेश सीमा उसमें रख दी है, तो 1 करोड़, 1 करोड़ जो है इसमें निवेश सीमा रख दी गई है ना। जो गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं, उनमें मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है, सॉरी, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी ने मिनिमम 1 करोड़ रुपए की सीमा जो है वो रख दी है। उसके बाद फिर सीडॉट और सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एनपीएल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू साइन किया है, तो सीडॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, है ना, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सॉरी, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा हाल ही में एमओयू साइन किया है और वो क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए किया गया, है ना। क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने एमओयू साइन किया है, हाथ मिलाया है। आगे बात करते, विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड टू एनहांस रिसाइकलिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल इन इंडिया, विच पोर्टल वॉज लॉन्च टू एनहांस रिसाइकलिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल इन इंडिया, तो भैया जो गैर लोह धातुएं हैं, गैर लोह मतलब जो लोहा नहीं है, उनकी रिसाइकलिंग करने के लिए कौन सा जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है ना। सही जवाब है नेशनल नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग पोर्टल, नेशनल नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद भारत के चिप सपोर्टेड ई पासपोर्ट का नया सिक्योरिटी फीचर क्या है, तो भारत के चिप सपोर्टेड बेसिकली ई पासपोर्ट का नया जो फीचर है वो है आपका फेशियल एंड फिंगरप्रिंट इन आरएफआईडी चिप। आरएफआईडी चिप जो है उसमें फेशियल और फिंगरप्रिंट डेटा जो है बेसिकली इसके नया सुरक्षा फीचर है। फिर बात करते हैं केरल ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भैया केरला ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है जो केरला में बाहर से बच्चे पढ़ने आए हैं, प्रवासी बच्चे पढ़ने आए हैं, या ये कह सकते हैं कि पढ़ने नहीं मतलब रहने आए हैं, है ना, किसी कारण से वो माइग्रेट हुए अपने पिताजी और मम्मी के साथ में और अब उन्हें केरला की भाषा जो है वहां पर में एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो उनके लिए जो है वो माइग्रेंट चिल्ड्रन एजुकेशन जो है वो शुरू की गई केरला ज्योति योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में हाल ही में 22 माओवादी मारे गए, तो इस नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है ना, तो राइट आंसर इज, सही जवाब जो है वो मिशन संकल्प, मिशन संकल्प जो है इसका सही जवाब है। हाल ही में जो है वहां पर 22 माओवादी जो है वो मारे गए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मई 2025 में भारत में सैटेलाइट संचार सेवाएं शुरू करने की मंजूरी किस कंपनी को मिली, तो अभी बताया था मैंने स्टारलिंक जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। अब तो लाइसेंस भी इसको मिल गया है ना, पहले मंजूरी मिली थी। फिर इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल अनवेल्ड बाय ईरान इन मई 2025, मई में एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिसका अनावरण ईरान के द्वारा किया गया, उसका नाम है गासिम बसीर। क्या नाम है? गासिम बसीर। ईरान ने यह मिसाइल अनवेल की है। उसके बाद भारत के गगनयान मिशन के तहत पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कब शुरू होने की योजना है, तो भारत के गगनयान मिशन के तहत पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान जो है बेसिकली 2027 में शुरू होने की योजना है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अभियान भारत ने जो है बेसिकली UNFF20 है ना, बेसिकली यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट 20 के तहत जो है वो कौन सा ऐसा अभियान है जो वहां पर हमने प्रेजेंट किया है। यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट 20 में हमने अपना कौन सा अभियान रिप्रेजेंट
किया है? तो भैया एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम के तहत अभी तक जो है बेसिकली 1.4 अरब पौधे जो है वो इंडिया में लगाए जा चुके हैं। 1.4 अरब मतलब आप समझ रहे हो 140 करोड़ पौधे जो हैं वो अभी तक भारत में लगाए जा चुके हैं, एक पेड़ मां के नाम जो है बेसिकली इनिशिएटिव के तहत। स्टार्टअप के लिए अब क्रेडिट गारंटी योजना के तहत नई गारंटी सीमा कितनी हो गई है? तो 20 करोड़। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत नई सीमा जो है वो 20 करोड़ हो गई है क्रेडिट गारंटी की। फिर बात करते हैं अगला जो है वो मई 2025 में WHO के आयु अनुकूल है ना शहर, मतलब कि बेसिकली एज फ्रेंडली सिटी, बुजुर्गों के हिसाब से जो फ्रेंडली सिटी है, जिसकी जो पॉलिसीज है, एनवायरमेंट है, वो बुजुर्गों के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो वो है आपका कोझिकोड केरला। कोझिकोड केरला WHO के अकॉर्डिंग एज फ्रेंडली सिटीज की लिस्ट में कोझिकोड केरला को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो किस समाचार पत्र को 2025 में यूनेस्को है ना गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निकारागुआ के एक न्यूज़पेपर को, जिसका नाम है ला प्रेंजा। ला प्रेंजा ये न्यूज़पेपर है और ये कहां का है? निकारागुआ का न्यूज़पेपर, और इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, जो कि 3 मई को मनाया जाता है, उसको दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन जो है हाल ही में किस जो है ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन के लिए जो यूनिट है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सही जवाब है, द राइट आंसर इज लखनऊ। राजनाथ सिंह साहब और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर जो है लखनऊ में ब्रह्मोस के प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया, जहां पर जो है बेसिकली साल भर में करीब 80 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाई जाएंगी। 300 करोड़ रुपए की लागत है इस प्रोडक्शन यूनिट की, है ना। फिर बात करते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? एंड राइट आंसर इज, सही जवाब जो है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है, जस्टिस सूर्यकांत। ये बेसिकली सीनियरिटी की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद दूसरे जो है ये सीनियर व्यक्ति होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। जस्टिस सूर्यकांत जो अभी हैं, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम क्या होता है? ये बेसिकली वो लोग जिनके पास विधि सेवा के लिए पैसे नहीं है कि भाई हमें कानूनी सेवाएं मिले, उन तक जो है वो कानूनी सेवाएं पहुंचाना, लोगों को सरकारी वकील दिलवाना, ये सब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो करती है। फिर बात करें तो टाइटन कंपनी के नए एमडी कौन बनाए गए? तो भैया टाइटन कंपनी के नए जो एमडी बनाए गए हैं उनका नाम है क्या है? तो भैया अजय चावला। अजय चावला जो है टाइटन कंपनी के नए एमडी बनाए गए। सीबीआई के नए डायरेक्टर तो नहीं, इनका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन मिल गया 1 साल का, प्रवीण सूद बनाए गए, है ना। फिर उसके बाद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो है नया अपॉइंटमेंट हुआ है, एमडी बने कौन? प्रकाश मडगम। प्रकाश मडगम बने। फिर उसके बाद OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो है नए सीएमडी कौन रेकमेंड किए गए? संजय जोशी। फिर एमडी एंड सीईओ ऑफ मैरिको कौन बने हैं? तो ये बनी है सौगत गुप्ता, है ना, फॉर 2 ईयर्स। फिर इसके बाद मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसबीआई पर लगाया गया जुर्माना कितना था? है ना, तो मई 2025 में एसबीआई पर आरबीआई ने जो जुर्माना लगाया है वो है आपका 1.72 करोड़। कितना है? 1.72 करोड़। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, भारत का नवीनतम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना रहा? तो सही जवाब जो है 2019 से 21 के बीच में, तो सही जवाब जो है वो राइट आंसर इज 93 पर लाख। 93 पर लाख जो है वो हो गया, जो पहले ज्यादा था, है ना। आपको अगर मैं बताऊं तो पहले जो है भाई साहब ये जो अनुपात है वो बेसिकली ज्यादा हुआ करता था, और इसको मैं यहां पर आपको बता सकता हूं, ये 2017 और 2017 से 19 में ये 103 था, है ना। फिर इसके बाद 2018 से 20 में ये 97 हुआ है, और अब जो है ये बेसिकली 93 हो गया। कितना हो गया है? 93 हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि सबसे बुरी स्थिति अभी मध्य प्रदेश में 175 है, यहां पर कितना है? 175 है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर के क्वेश्चन के बाद, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए जो है हाल ही में
दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो नई पहल शुरू की गई वो क्या है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा नई पहल शुरू की गई नई दिशा। क्या नाम है? नई दिशा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगला जो है वो क्या है? मई 2025 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो है महाराष्ट्र के साथ ताप्ती बेसिन रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है पर एमओयू साइन किया है ना, ताकि उस इलाके को जो है वो पानी मिल सके। करीब 19,244 करोड़ रुपए की जो है ये योजना है ना, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया। फिर इसके बाद आगे बात करें तो 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो कब मनाया गया? 8वां यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी वीक जो है वो कब से कब तक मनाया गया? द राइट आंसर इज 12 to 18 मई। 12 से 18 मई के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह संयुक्त राष्ट्र वाला 8वें नंबर का मनाया गया। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्या है भैया? तो भारत ने हाल ही में आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल किस पड़ोसी देश को रोल ओवर किया है? ट्रेजरी बिल रोल ओवर का मतलब है कि उस देश में $50 मिलियन हमने उसको और उधार दे दिए हैं। हालांकि वो बिना ब्याज के दिए हैं, है ना, बिना ब्याज के हमने जो है उधार दे दिए हैं, है ना, और एक तरह से हमने जो है बेसिकली उनसे पैसा नहीं लिया, उनको उधार दिया सिर्फ पड़ोसी संबंध निभाने के लिए। तो वो देश जो है वो है क्या है? मालदीव। और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कृपा जो है वो की है किस पर? मालदीव पर। $50 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल है वो रोल ओवर कर दिया हमने, है ना, 1 साल के लिए। और फिर इसके बाद बात करते हैं अगला कि भैया 13 मई 2025 से प्रभावी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जो है रेगुलेटेड एंटिटीज हैं अपने डिजिटल लेंडिंग एप्स की रिपोर्ट जो है वो किस पोर्टल पर देंगी? जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है ना, ये जिनके पास जितने भी एप्स हैं उधार देने वाले, रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब जिनको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, तो उनके पास जितने भी एप्स हैं उधार देने वाले, उन सब की रिपोर्ट जो है वो अब किस पोर्टल पर देनी होगी रेगुलेटेड एंटिटीज को? तो इनको जो है बेसिकली CIMS पोर्टल पर जो है बेसिकली पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। CIMS पोर्टल तो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखेंगे, है ना। CIMS क्या है? सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो अगला है क्या? निम्नलिखित में से कहां पर मई 2025 में अमेरिका चीन व्यापार वार्ताएं सकारात्मक समझौते के साथ समाप्त हुई? तो अमेरिका और चीन के बीच में सकारात्मक समझौता हो गया, जो पहले एक तरह से ट्रेड वॉर में या ये कह सकते हैं कि टैरिफ वॉर में जो है वो बदल गया था। 225% तक टैरिफ एक दूसरे पर लगा दिए गए थे, तो अभी जो है बेसिकली उसको घटा दिया गया है और जिनेवा में जो है बेसिकली ये समझौता हुआ है। दोनों देश जो है वो स्विट्जरलैंड की मध्यस्थता में जिनेवा में जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। अब उसके बाद फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रक्षा कर्मियों के लिए 100% संपत्ति कर छूट की घोषणा की गई है ना? किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय कर्मियों के लिए 100% संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है? तो जितने भी एक्टिव सैन्य कर्मी हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, है ना, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश ने बोला है, किसने बोला है? आंध्र प्रदेश ने बोला है कि हम आपको 100% संपत्ति कर में छूट जो है वो दे रहे हैं सैनिकों को, अगर वो अभी भी एक्टिव है तो ग्रामीण इलाकों में। बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर्नाटक द्वारा शुरू की गई नई एसपीवी का नाम क्या है? तो बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर्नाटक के द्वारा नई शुरू की गई जो है एसपीवी का नाम क्या है? तो वो है बेसिकली बी स्माइल। क्या नाम है? बी स्माइल। बी स्माइल जो है इसका सही जवाब है बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नई संस्था का नाम क्या है? बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आगे बात करते हैं, विश्व न्यायविद संघ का मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? विश्व न्यायविद संघ का मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले, मतलब विश्व न्यायविद संघ बोले तो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल प्राप्त करने पहले भारतीय। द राइट आंसर इज, सही जवाब जो है वो क्या है? भुवन रिभु। क्या नाम है? भुवन रिभु। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.के. गुप्ता की बर्खास्तगी के बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आर.के. गुप्ता को बर्खास्त किया है और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए संतोष कुमार। क्या है? संतोष कुमार सारंगी। क्या नाम है? संतोष कुमार सारंगी।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन सेवा में क्रिप्टो करेंसी आधारित भुगतान को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ना? कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन सेवा में क्रिप्टो करेंसी को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? द राइट आंसर इज भूटान। भूटान जो है इसका सही जवाब है। दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? तो सही जवाब है बेसिक मतलब सॉरी जो अगला क्वेश्चन है वो है, नवीनतम जो है इंडियन काउंसिल इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य का जो, किस भारतीय राज्य का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, सकल राज्य मूल्य वर्धन है, वो सबसे अधिक जो है बेसिकली चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर जो है उसने प्राप्त कर ली है ना? तो मतलब सबसे अच्छा ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रोथ रेट जो है वो किस राज्य का है 2015 से 24 के बीच में? तो सही जवाब है कर्नाटक, कर्नाटक का। और कर्नाटक का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है 15 से 24 के बीच में वो कितना है? 7.5% है, 7.5% है। फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जारी आत्मकथा जनता की कहानी, ये किसकी आत्मकथा है? जनता की कहानी है, किसकी आत्मकथा है? तो जनता की कहानी जो आत्मकथा है ये बंडारू दत्तात्रेय की है। किसकी कहानी है? ये बंडारू दत्तात्रेय की जो है वो बेसिकली आत्मकथा है। और अभी बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के राज्यपाल भी है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है हिमांशु राय के द्वारा लिखी। किसके द्वारा लिखी गई है? हिमांशु राय के द्वारा लिखी गई है, प्राइम मिनिस्टर है ना, ऑफिस थ्रू द ईयर्स। फिर इसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका का पहला कौन सा बैंक बना जिसने भारत की गिफ्ट सिटी में जो है बेसिकली, और गुजरात शाखा जो है वो गुजरात में शाखा खोली, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो गुजरात में है ना, गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला जो मिडिल ईस्ट का जो बैंक बना वो कौन सा बना? तो कतर नेशनल बैंक। कौन सा बना? कतर नेशनल बैंक। दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2025 में किस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को आरबीआई से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम मंजूरी मिल गई? तो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में जो अभी मंजूरी मिली है रिसेंटली, वो किसको मिली है? पेयू को मिली। किसको मिली है? पेयू को मिल गई है। फिर आगे बात करते हैं, रिसेंटली अप्रैल 2025 में भारत की जो थोक महंगाई दर है ना, भारत की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कितनी रही है ना? तो वो आपको बताना है। तो सही जवाब है 3.16%। अप्रैल में जो थोक महंगाई दर है वो कितनी रही? 3.16%। अप्रैल की क्यों, मई की क्यों नहीं? तो मई की जो आएगी वो 15 जून के बाद आएगी। 15 जून के बाद जो है वो आपको मई की थोक महंगाई दर या जो है वो खुदरा महंगाई दर पता चलेगी। बेसिकली किसी महीने की जो महंगाई दर है अगले महीने 15 दिन की तारीख के बाद जो है वो रिलीज की जाती है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, भारत के पहले 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब किन 2 शहरों में उद्घाटन किया गया? तो किन 2 शहरों में उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर इज, सही जवाब जो है वो क्या है? तो बेंगलुरु और नोएडा में 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब जो है वो बेंगलुरु और नोएडा में उद्घाटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में कौन सी तारीख निश्चित की गई है ना? पहले तो भैया ऐसा होता था कि भैया धनतेरस के दिन मना लेते थे, लेकिन अब आयुर्वेद दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। हर साल कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को मनाया जाएगा। 2025 वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में कंट्री चैंपियन किस पहल के लिए नामित किया गया? भारत को 2025 वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में कंट्री चैंपियन जो है वो किस पहल के लिए नामित किया गया? तो कंट्री चैंपियन जो नॉमिनेट किया गया है भारत को, वो बेसिकली स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र के लिए जो है कंट्री चैंपियन इंडिया को नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में। फिर इसके बाद 3706 करोड़ रुपए की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट किस स्थान पर स्थापित होगा? तो HCL और फॉक्सकॉन के द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो बेसिकली जेवर नोएडा में, जेवर उत्तर प्रदेश नोएडा में जो है स्थापित किया जाएगा, है ना? मतलब नोएडा से थोड़ा सा बाहर पड़ता है जेवर इलाका। 76,000 करोड़ रुपए जो है वो सेमीकंडक्टर मिशन का जो है बेसिकली कहीं ना कहीं बजट है। किस देश ने दुनिया का पहला जो है कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट जो है वो लगाया? कॉमर्शियल स्केल मतलब उसका वाणिज्यिक या कॉमर्शियल या बिजनेस यूज करने के लिए जो है मेथनॉल प्लांट जो है किस देश ने शुरू किया? ई मेथनॉल प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा जो है दुनिया का पहला ई मेथनॉल प्लांट कॉमर्शियल स्केल पर जो है वो शुरू किया गया, दुनिया का पहला, डेनमार्क ने। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, अगला है,
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो एम.एन. श्रीनिवासु। एम.एन. श्रीनिवासु को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। अध्यक्ष नहीं बोलेंगे हम यहां पर, जो है इसे अध्यक्ष ही बोलना है। चेयरमैन ये एम.एन. श्रीनिवासु, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एम.एन. श्रीनिवासु। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, आईएमएफ ने जून 2025 में बांग्लादेश को अपने ऋण पैकेज के तहत कितनी राशि जारी करने के लिए कहा, मतलब जारी करेगा बांग्लादेश को आईएमएफ? तो टोटल जो ऋण पैकेज है जून 2025 में जो है वो बांग्लादेश को आईएमएफ जारी करेगा, वो करेगा 1.3 बिलियन डॉलर। टोटल जो ऋण पैकेज है उसमें से 1.3 बिलियन डॉलर जो है इस जून 2025 में बांग्लादेश को मिल जाएगा। किससे? आईएमएफ से। आईएमएफ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो काय के लिए लोन देती है, तो आईएमएफ जो है वो देशों की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लोन देती है। दोस्तों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में WPI मुद्रास्फीति दर कितनी रही? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स अप्रैल में कितना रहा? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बेसिकली यहां पर ये जो है ना क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट हो गया, अभी हमने पढ़ा था ये, है ना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस जो है यहां पर रिपीट हो रहे हैं। मई 2025 तक सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है ना? तो मई 2025 तक सेबी के जो वर्तमान चेयरमैन जो है, और अभी भी है, आगे भी अभी फिलहाल रहेंगे, तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे जो है वो सेबी के चेयरमैन बनाए गए। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था। इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिले सेबी एक्ट के तहत जो 1992 में आया था। इससे पहले माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की चेयरपर्सन थी, लेकिन अब जो है तुहिनकांत पांडे बन गए। ठीक है। फिर इसके बाद रिन्यू पावर की नवीनता, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यू पावर की नवीनतम परियोजना के अनुसार देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल है ना एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर बनेगा? देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। आंध्र प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है भाई। आगे बात करें तो मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो सही जवाब है अजय कुमार। अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में हरवंश चावला को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मई 2025 में हरवंश चावला को रिसेंटली जो है वो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरवंश चावला को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में किन दो देशों ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन शुरू किया? तो आपसे पूछा जाए कि भैया गोल्डन ड्रैगन नाम का जो अभ्यास है वो बेसिकली किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत रूस जो है, या फिर बेसिकली चीन और कंबोडिया है, या फिर उत्तर कोरिया और चाइना है, या वियतनाम और अमेरिका है, या फिर म्यांमार और चाइना है? तो सही जवाब है, द राइट आंसर इज चाइना और कंबोडिया। चाइना और कंबोडिया ने मिलकर अभ्यास किया है। नाम क्या है इसका? गोल्डन ड्रैगन। गोल्डन ड्रैगन जो है वो इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसरो और जाक्सा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान 5 जो कि इसरो और जापानीज स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करना, जल की खोज करना। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है? तो भैया आप सब जानते हैं हमारे अपने नीरज चोपड़ा को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि जो है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हीरो एशिया कप 2025 कहां आयोजित होने वाला है? तो हीरो एशिया कप 2025 का जो आयोजन है वो राजगीर में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? राजगीर में। ये हॉकी का जो है कप है हीरो एशिया कप, और ये राजगीर बिहार में आयोजित होगा सितंबर में। फिर इसके बाद सुबन्ना अय्यप्पन जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये प्रसिद्ध जो है वो फिशरीज साइंटिस्ट थे, प्रसिद्ध फिशरीज साइंटिस्ट थे सुबन्ना अय्यप्पन, इनका हाल ही में निधन हो गया।
आगे बात करें तो रिसेंटली जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जो है बंद करने के अनाउंसमेंट किया गया। किस वर्ष में इसे बंद कर दिया जाएगा? तो इसे जो है बेसिकली 2045 में बंद कर दिया जाएगा। तब तक लगभग 200 बिलियन डॉलर की जो इनकी संपत्ति है उसको जो है बेसिकली ये दान करेंगे, है ना। अभी तक 100 बिलियन डॉलर ये दान भी कर चुके हैं। फिर इसके बाद मई 2025 में किस देश ने भारत में अपना पहला दूतावास जो है वो ओपन किया? तो सही जवाब है, नया जो है राजनीतिक संबंध जो है वो शुरू हुआ है, तो सही जवाब है हॉन्ड्यूरस। हॉन्ड्यूरस ने हाल ही में भारत में अपना दूतावास शुरू किया है। अच्छा, अब उसके बाद फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है, अगला है, मई 2025 में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के कारण कौन सा ग्लेशियर है जिसे मृत ग्लेशियर जो है वो घोषित कर दिया गया? तो सही जवाब है याला ग्लेशियर। क्या, कौन सा ग्लेशियर? याला ग्लेशियर को जो है, ये नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल के लांगटांग में स्थित है याला ग्लेशियर, जिसको कि डेड ग्लेशियर या मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है और उसको जो है स्मृति पट्टिका जो है वो दी गई है। फिर इसके बाद मई 2025 में स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है अनुराग भूषण को। अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन का जो है नाम क्या है? तो भैया गहरे समुद्र मिशन का नाम, मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम है समुद्रयान। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर फेंकने के बावजूद दूसरे स्थान पर जो है वो कौन से खिलाड़ी रहे? तो भैया वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सेकंड रैंक पर रहे दोहा डायमंड लीग में, है ना। और बेसिकली जर्मनी के जूलियन वेबर ने जो है 91.0 मीटर, जूलियन वेबर जर्मनी के 91.0 मीटर का भाला उन्होंने फेंका और 90 मीटर का भाला फेंकने के बाद भी 90.23 मीटर का भाला फेंकने के बाद भी जो है नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद 2025 सुपरबेट क्लासिक टूर्नामेंट जो है वो पहला ग्रैंड चेस टूर खिताब जो है वो किसने जीता है? तो सही जवाब है आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने जो है हाल ही में ये बेसिकली टूर्नामेंट जीता है। रोमानिया में सुपरबेट क्लासिक 2025 ग्रैंड चेस टूर जो खिताब है आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया। फिर इसके बाद बात करें तो वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया, है ना, एनुअल ऑपरेशन है ओलिविया, ये कौन चलाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड चलाता है। जो ऑलिव रेडली टर्टॉय हैं, जो कछुए हैं, ऑलिव रेडली कछुए, उनको जो है कह सकते हैं कि उनका प्रजनन सुरक्षित तरीके से जो है उसके लिए हैबिटेट रेडी करने के लिए, उनको बचाने के लिए, है ना, ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। ठीक है, लगभग जो है 6.98 लाख कछुओं ने जो है वो समुद्र किनारे जो है वो बेसिकली ऋषि कुलिया नदी के किनारे जो है वो अपने घोंसले बनाए। अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। उड़ीसा में पूरी तट पर यह आयोजित किया गया। आरबीआई ने अपने आर्थिक पूंजी ढांचे, है ना, मतलब कि बेसिकली इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत जो है किस प्रमुख बफर रेंज को बढ़ाने की घोषणा या बढ़ाने की अनुमति मांगी है गवर्नमेंट से? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिसके तहत आर्थिक पूंजी, है ना, जो फ्रेमवर्क है, इसके तहत आरबीआई ने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है कि वो कॉन्टिजेंट रिस्क बफर को जो है वो क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। कॉन्टिजेंट रिस्क बफर जो है क्या होता है? तो ये वो पैसा होता है जो बेसिकली आरबीआई गवर्नमेंट को अपना हिस्सा देता है ना, जो भी प्रॉफिट उसके साथ शेयर करता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास बुरे वक्त के लिए या फ्यूचर के लिए बचा के रख लेता है, और उसी को जो है कॉन्टिजेंट रिस्क बफर बोला जाता है कि आपदा की स्थिति में इस पैसे का यूज करेंगे, है ना। तो अभी वो जो है बेसिकली 5.5 से 6.5 था, अब उसको जो है 7.5 करने का बेसिकली बोला गया और 7.5 अब हो भी गया है ना। पहले जो था, है ना, वो 5.5 से 6.5 था, लेकिन जालान कमेटी के द्वारा, लेकिन अब आरबीआई ने बोला कि भाई हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, है ना, और बेसिकली इसे जो है वो हम 7.5 करना चाहते हैं। फिर इसके बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 20 रुपए के नोट पर किस सांस्कृतिक स्थल की छवि है? तो 20 रुपए के नोट पर जो है संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर है और एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं की जो छवि है वो 20 रुपए के नोट पर, नए 20 रुपए के नोट पर है। हालांकि पुराने नोट भी अभी चल रहे हैं। नए नोट का जो साइज है 63 बाय 129 मिलीमीटर रखा गया। रंग जो है वो हरा पीला है, हरा पीला नोट बनाया भाई साहब 20 रुपए का नया।
उसके बाद फिर अरस 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ, तो अरस 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो ईरान और अजरबैजान के बीच में हुआ, अरस 2025। ठीक है, ये कराबाख क्षेत्र में हुआ है। फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हाल ही में किसे प्राप्त हुआ, तो देखो ध्यान रखना रिसेंटली रिसीव जो किया है, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गया था 58वें ज्ञानपीठ का, तो अभी रिसेंटली रिसीव रामभद्राचार्य जी ने किया है। बाकी पुरस्कार दो लोगों को मिला है, गुलजार को भी मिला है और रामभद्राचार्य को भी मिला है ना, लेकिन रिसेंटली रामभद्राचार्य जी ने इसको रिसीव किया है, तो इसलिए आंसर है। बाकी दोनों को यह पुरस्कार दिया गया, गुलजार के साथ संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, रामभद्राचार्य जी को मिला है, लेकिन रिसेंटली इन्हें रिसीव किया बस, है ना। अच्छा, अब उसके बाद फिर भारत में सोनोबॉय टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन के लिए जो है अडानी डिफेंस ने किसके साथ हाथ मिलाया, सोनोबॉय टेक्नोलॉजी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है ना, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो समुद्र में जो भी कह सकते हैं कि पनडुब्बियां हैं, है ना, और समुद्र के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, दुश्मन के हमले हैं, है ना, उनको टोहने के लिए या उनकी जासूसी करने के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए सोनोबॉय टेक्नोलॉजी काम आती है ना। तो अडानी डिफेंस ने जो है हाथ मिलाया है, वो मिलाया है बेसिकली स्पार्टन, है ना, एल्बिट सिस्टम, अमेरिका की जो है कंपनी, इसके साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता के पीछे का क्या कारण है, किस चरण में जो है वो एयर प्रेशर कम हो गया था। तो आपको बता दें कि ये जो है 101वां मिशन था, इसरो का ये 101वां मिशन था, जो कि PSLV C61 रॉकेट की मदद से भेजा गया था। ये फेल हो गया क्योंकि थर्ड स्टेज में जो है वो एयर प्रेशर बेसिकली कम हो गया था, इसकी वजह से जो है ये फेल हो गया मिशन। ये जो है 3 बार ही विफल हुआ है अभी तक PSLV, है ना, 1993 में एक बार, 2017 में एक बार और अभी 2025 में एक बार, है ना। फिर बात करें तो किस देश ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में हराकर सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप जो है वो किस देश ने जीती है, तो सही जवाब है द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने जीती है, किसने जीती है, इंडिया ने जीती है ना, सेफ चैंपियनशिप। और किसको हराकर, तो भैया द राइट आंसर इज, सही जवाब जो है वो बांग्लादेश को हराकर जीती है, इंडिया ने जीती है ना। कार्लोस अल्कराज ने 2025 में हाल ही में अपना पहला इटालियन ओपन जीता है और इसने इटली के ही खिलाड़ी जेनिक सिनर को हराया। ये जेनिक सिनर है, ये हार गए इटली के, है ना, और कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने इनके देश का इटालियन ओपन जीत लिया, तो ये बड़ी बात है ना, उन्हीं के देश के टूर्नामेंट में उनको हराना। भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक, मतलब कि जो भी इंडिया में साइंस म्यूजियम्स है ना, उसके मूवमेंट के जनक, उनका हाल ही में निधन हो गया। नाम क्या था उनका, तो नाम था सरोज घोष। क्या नाम था, सरोज घोष। ये इंडियन साइंस म्यूजियम्स मूवमेंट के जो है जनक माने जाते हैं। फिर इसके बाद आगे बात करें, नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के, कौन सी जीवन बीमा कंपनी है जिसके साथ बैंक एश्योरेंस के लिए हाथ मिला है। बैंक एश्योरेंस वो टर्म है जब बैंक जो है वो बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो भैया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है अब इंश्योरेंस भी बेचना चाहता है, तो उसके लिए उसने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तो सही जवाब है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ दोनों मिलकर जो है वो अब बैंकिंग फैसिलिटी और साथ साथ में बीमा सुविधाएं भी बेचेंगे, जिसको बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। सेबी के नए नियमों के अनुसार मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों की ऑडिट समिति का हिस्सा अब कौन नहीं हो सकता। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बाजार संरचना संस्थान जो है, इनके जो ऑडिट होंगे उस ऑडिट में कौन शामिल नहीं हो सकता, तो भैया प्रबंध निदेशक अब शामिल नहीं हो सकते। प्रबंध निदेशक जो है वो शामिल नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल वित्त अधिनियम 2025 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने किस श्रेणी की वस्तुओं के लिए शुल्क दुरुपयोग रोकने हेतु ITC-HS कोड पेश किए। तो ITC बोले तो इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है के नए कोड बेसिकली पेश किए गए हैं किस श्रेणी के प्रोडक्ट्स के लिए। तो किस श्रेणी के प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो है टैक्स का दुरुपयोग रोकने के लिए नया कोड पेश किया, नए नियम पेश किए। तो भैया प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, है ना, इन पर जो टैक्स या ड्यूटी लगाई जाती है ना, या जो शुल्क लगाया जाता है उसको, वो कई बार उसका दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, तो इसके लिए जो है वो
नए नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने शुरू किए। आरबीआई के जो है ड्राफ्ट नियमों के अनुसार किसी एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा निवेश की अधिकतम सीमा क्या कर दी गई है ना। तो देखो भाई, कोई भी एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, कृषि संबंधित संरचना कोष अगर है, तो उसमें कोई भी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली संस्था जो है वो कितना निवेश कर सकती है, उसकी लिमिट जो है वो तय की गई है। तो अधिकतम सीमा जो है उसकी 15%, मतलब कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी किसी भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 15% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती है ना। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 19 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई। दोस्तों बेसिकली प्राइवेट व्यापारी जो है अपना सामान बेच सकते हैं और सरकार की संस्थाएं, सरकार के डिपार्टमेंट सामान खरीद सकते हैं। कहां पर? ऑनलाइन। तो जेम बोले तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म है ना। तो इसको कितने साल हो गए? तो इसको 8 साल पूरे हो गए जेम को, है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय जेम। एआई पावर्ड चैटबॉट जो कि लॉन्च किया गया है जेम के द्वारा, वो कौन सा है? तो वो है जेम एआई। जेम एआई जो है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। जेम एआई उसका नाम है जो जेम ने लॉन्च किया है। फिर इसके बाद अच्छा ये जो है इसका एक फीचर भी है। इसका फीचर क्या है? 10 भारतीय भाषाओं में सपोर्ट करेगा, है ना। जेम एआई जो है वो 10 भारतीय भाषाओं में सपोर्ट करेगा। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर या रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल करने वाला राज्य। 2024-25 में सबसे अधिक रियल जीडीपी हासिल करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? राइट आंसर इज, सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। उसके बाद इंडिया वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ, है ना, एलिमिनेटिंग विच डिसीज। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ में भारत को सम्मान मिला, है ना, रिकॉग्निशन मिला, मान्यता मिली, कौन सी बीमारी को मिटाने के लिए? तो सही जवाब जो है वो क्या है? ट्रैकोमा, जो कि आंखों से संबंधित एक डिसीज है ना। और इसमें जो है संक्रामक अंधत्व का शिकार जो है व्यक्ति हो जाता है। तो ट्रैकोमा को जो है भारत ने खत्म कर दिया है और डब्ल्यूएचओ ने ऐसा अनाउंसमेंट और मान्यता दी है ना। और भारत ने इसके लिए सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीनिनेस और एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, ये सेफ जो स्ट्रेटेजी है SAFE, ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मनरेगा के तहत सबसे अधिक राशि जो है वो किस राज्य ने प्राप्त की है? तो मनरेगा के तहत सबसे अधिक राशि जो है वो बेसिकली तमिलनाडु को प्राप्त हुई है और तमिलनाडु को करीब 2,900 करोड़ रुपए तमिलनाडु को मिले और दूसरे नंबर पर फिर उत्तर प्रदेश है जिसको 2,000 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मई 2025 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मई 2025 में जो पोर्टल लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विसेज पोर्टल। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब वो इंडियंस जो विदेश में रहते हैं, है ना, भारतीय मूल के हैं पर अब विदेश में जो है वो बस गए हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की सर्विसेज के लिए जो OCI पोर्टल है वो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो टिकट बुकिंग ऐप पर सक्षम करने के लिए, है ना, मतलब टिकट बुकिंग ऐप पर दिल्ली मेट्रो के टिकट भी बेचने के लिए जो है हाल ही में उबर ने किस प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया? तो उबर जो है दिल्ली मेट्रो के टिकट बेचना चाहता है तो किस प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिला है? ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ONDC के साथ हाथ मिलाया है ना। फिर इसके बाद 20 मई को मनाया गया वर्ल्ड बी डे, मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस की जो है थीम क्या थी? 20 मई को मनाया जाता है तो वर्ल्ड बी डे मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम थी बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। अगला क्वेश्चन है 20 मई को मनाया, अच्छा ये तो फिर रिपीट हो गया भाई साहब, रिपीट हो गया तो इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है ना। इस दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, उनकी हत्या की गई थी 1991 में आतंकवादी हमले में। फिर इसके बाद बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टेक बेस्ड सिस्टम लॉन्च्ड ऑटो कन्वर्ट हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स इनटू FIR।
जो हाई वैल्यू की जो साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिक एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, उसे क्या बोला जा रहा है, तो E0 एफआईआर। E0 एफआईआर के तहत हाई वैल्यू वाली जितनी भी साइबर फ्रॉड्स हैं उनकी कंप्लेंट्स ऑटोमेटिक जो है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है भाई। 2023-24 के अनुसार भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना, तो 23-24 के अनुसार मिजोरम जो है वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है, जहां पर साक्षरता जो है वो अब 98.20 या 20 जो है परसेंट हो गई, जो 2011 में 91.33 थी, है ना। तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है 100% साक्षर राज्य जो है वो कौन सा हो गया, मिजोरम। आपको बता दें एक और चीज ये कि जब कोई राज्य 95% से ज्यादा साक्षर हो जाता है, जिसमें 7 साल से ज्यादा के ऊपर के लोग शामिल होते हैं, तो उस राज्य को फिर 100% बोला जाता है। इसलिए मिजोरम हुआ है 98.2%, लेकिन नियमों के अनुसार उसे 100% बोला जा रहा है। फिर इसके बाद बात करें, अगला है तो हार्टलैम कन्नड़ कहानी संग्रह के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो बानू मुश्ताक को दिया गया। किसको दिया गया, बानू मुश्ताक। हालांकि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दीपा भास्ती को भी जो है वो बानू मुश्ताक के साथ ये अवार्ड दिया गया है। ये आपको दीपा भास्ती दिख रही है, बानू मुश्ताक दिख रहे हैं, है ना। जो मेन अवार्ड जो है बानू मुश्ताक को दिया गया। इनकी बुक का नाम हार्टलैम्प है, जिसमें 12 शॉर्ट स्टोरीज है जो मुस्लिम विमेंस के ऊपर लिखी गई है। कन्नड़ लेखिका है ये। फिर बात करें तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो विकास सिंह। विकास सिंह को 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मतलब वकीलों के संघ का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। उसके बाद फिर बात करें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सुडान्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंस अप्रैल 2023 सिविल वॉर, मतलब अप्रैल 2023 के सिविल वॉर के बाद पहली बार जो है सूडान का प्रधानमंत्री कौन बना, तो भैया कामिल अल ताबिब इद्रिस सूडान के नए जो है प्रधानमंत्री गृह युद्ध के बाद बने हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का एक्सटेंशन जो है वो किसे मिला है, तो 1 वर्ष का एक्सटेंशन किसको मिला है, तो भैया सही जवाब है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में। इंटेलिजेंस ब्यूरो वो संस्था है जो कि क्या करती है, ये जो है वो भारत में, है ना, भारत के अंदर जो है खुफिया सूचनाएं जुटाने का काम जो है वो करती है। रॉ जो है भारत के बाहर से खुफिया सूचनाएं जुटाने का काम करती है। सीबीआई अपराध से संबंधित इन्वेस्टिगेशन करता है। रॉ जो है वो विदेश में खुफिया सूचनाएं जुटाता है भारत के लिए। और जो एनआईए है वो आतंकवाद संबंधित खुफिया सूचनाएं और जांच और इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के सोमशंकर बनाए गए, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। पाकिस्तान के द्वारा फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो वहां के जनरल थे, अब उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि भी दे दी गई है ना। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सरकारी कंपनी है जो कि कैट्स मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कौन सी सरकारी कंपनी बना रही है? क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है, क्या फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बना रही है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या डीआरडीओ, या लार्सन एंड टर्बो? तो सही जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, फिर इसके बाद भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगला है शिवपाल सिंह जिन्हें हाल ही में 8 साल का बैन मिला। तो 8 साल का बैन जो है वो शिवपाल सिंह को मिला। ये किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है जेवलिन थ्रो से संबंधित है। 2021 में भी ये डोपिंग में फंसे थे, अभी फिर से डोपिंग के जो है का आरोप इन पर लगा और सही भी साबित हुआ। 8 साल का बैन पर फिर लगा दिया गया, पहले 4 साल का बैन लगाया गया था। आगे बात करते हैं तो डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो भैया ये ब्रह्मांड या कॉस्मोलॉजिस्ट थे, ये कॉस्मोलॉजी विज्ञान से संबंधित साइंटिस्ट थे जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनकी फोटो आप देख ही रहे हो। आगे बात करते हैं तो M.R. श्रीनिवासन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो M.R. श्रीनिवासन जो है ये बेसिकली परमाणु ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। इनका निधन जो है वो हाल ही में हुआ था।
फिर इसके बाद आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मतलब कि बायोडायवर्सिटी डे की जो थीम थी वो थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर साल 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 से आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन माध्यम से कितनी जो है तरलता या लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की। मैं आपको बता दूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन वह प्रक्रिया है जिससे आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचता है या ओपन मार्केट से खरीदता है। इससे मार्केट में कैश फ्लो घटता और बढ़ता भी है, और दूसरी बात यह कि इससे जो है वो गवर्नमेंट को उधार भी मिल जाता है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मार्केट में पैसा जो इंजेक्ट किया गया है वो किया गया है दिसंबर से लेकर अभी तक 4-5 महीनों में 8.5 लाख करोड़ रुपए जो है इंजेक्ट कर दिया गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी भी आपका आता है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत भी जो है वो बेसिकली अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फिर से लोन सस्ता कर दिया गया, रेपो रेट को जो है वो 6% से घटाकर 5.5 कर दिया गया। तो इससे भी मार्केट में जो है और कैश फ्लो जो है वो बढ़ेगा, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी। आगे बात करते हैं, अगला जो है वो किस रसायन के अवैध उपयोग के कारण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फल पकाने के मौसम में सख्ती जो है वो शुरू की है, या फल पकाने का जो है जो प्रोसेस है उसमें अब सख्ती शुरू की है। कौन सा जो बेसिकली केमिकल है जिस पर जो है वो सख्ती शुरू कर दी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने? तो भैया कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर जो है सख्ती अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर दी है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग जो है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द 103 रीडेवलपमेंट अमृत स्टेशन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इनकी कुल लागत जो है वो कितनी आई है? तो सही जवाब है, द राइट आंसर इज 1100 करोड़। 1100 करोड़ रुपए की लागत से 103 अमृत भारत स्टेशन का डेवलपमेंट जो रीडेवलपमेंट जो है वो किया गया। फिर उसके बाद जकार्ता में भारत ने 2025-26 के लिए किस संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो भैया जकार्ता इंडोनेशिया में भारत अध्यक्ष बन गया है एपीओ का। एपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एपीओ का फुल फॉर्म है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 21 जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देश जो है वो इसमें सदस्य हैं। इसका हेड ऑफिस जो है वो जापान के टोक्यो में है, और इसका अध्यक्ष जो है वो अब भारत बन गया है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर अगला जो है वो 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अपनाए गए डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते के बारे में जो है वो क्या बात जो है वो सही है? तो जो सही बात है वो ये है कि यह वैक्सीन निर्माताओं को डब्ल्यूएचओ के लिए 20% वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो रिजर्व करने के लिए बोल रहा है। नया समझौता हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 78वीं बैठक हाल ही में जिनेवा में हुई है, जिसमें यह समझौता हुआ है कि दुनिया भर के जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं ये डब्ल्यूएचओ के लिए 20% वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है ना। क्योंकि हुआ यह है कि कोविड के बाद से जो है डब्ल्यूएचओ अब और सावधान है ना। बड़े लेवल पर कभी भी जो है वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए यह कदम जो है वो उठाया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। गुजरात में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 2020 से 2025 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सही जवाब है 32%। 20 से 25 के बीच में मतलब 5 साल में 32% शेर जो हैं वो बढ़ गए हैं, जो अपने आप में ग्रोथ का बहुत बड़ा साइन है। गुजरात में शेरों की संख्या जो है वो 674 से बढ़कर 891 हो गई। भारत का एक जहाज नौसेना का जिसका नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य जहाज, है ना, इसके नाम रखने का प्रेरणा स्रोत जो है वो क्या रहा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अजंता गुफाओं की चित्रकारी में दिखाया गया 5वीं शताब्दी का जो जहाज है वैसा ही कुछ जहाज जो है आईएनएसवी कौंडिन्य जो है वो बनाया गया है ना। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू हुई देशव्यापी अभियान का नाम क्या है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इसमें देशव्यापी जो अभियान है उसका नाम जो है वो क्या रखा है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ये विश्व पर्यावरण या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का जो है बेसिकली अभियान का नाम रखा गया। आगे बात करते हैं, गोवा में सागर भवन और पोलर भवन किस संस्थान में उद्घाटित किए गए? तो भैया
गोवा में सागर भवन और पोलर भवन जो है बेसिकली एनसीपीओआर के द्वारा जो है वो बेसिकली स्टैब्लिश किए गए हैं, या वहां पर जो है वो उसमें उद्घाटन किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा, है ना। यहां पर आप बोल सकते हो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च में सागर भवन और पोलर भवन, ये दोनों का उद्घाटन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो किया है ना। आगे बात करते हैं, एनसीपीओआर की 25वीं वर्षगांठ भी जो है मनाएगी। आपसे पूछा जाए कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च जो है वो कहां पर है, तो आप बताओ, ये गोवा में है। इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस अवसर पर सागर भवन और बेसिकली पोलर भवन का उद्घाटन भी किया गया। तो दोस्तों, ये आपने 2 घंटे से भी कम समय में वो सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लिए जो आपने मेरे साथ मिलकर मई 2025 में पढ़े थे। अच्छा, एक और बात बहुत अच्छी है कि अगर आप में से किसी ने भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ा है या पहले नहीं पढ़ा है, तो इस पीडीएफ में जो है वो आपको हर क्वेश्चन की डिटेल और इंफॉर्मेशन जो है यहां पर दी हुई है। मतलब मई महीने को पढ़ने के लिए इस पीडीएफ से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कहां से कर पाएंगे, तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे जो खान ग्लोबल स्टडीज या केजीएस बैंकिंग का जो चैनल है, केजीएस बैंकिंग जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर हर वीडियो के बायो में या इस वीडियो के बायो में भी आप जाके देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को डाउनलोड कीजिए या लिंक को क्लिक कीजिए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और फिर आपको हमारी पीडीएफ, मतलब ये पीडीएफ जो है वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। इनफैक्ट ये बाकी और भी जो पीडीएफ है वो भी सब आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।